Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the next topic, that is British conquest of Mysore part 2. आज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम लोगों को देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजी, लास्ट वीक यार वीडियो शूट नहीं कर पाया, थोड़ा सा लेक्चर शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था. बट दिस वीक एटलीस्ट 4 या 5 लेक्चर जो वो शेड्यूल है, तो विल जस्ट मूव इट बिट फॉरवर्ड. एज फार एज लास्ट लेक्चर इज़ कंसर्न, एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में हमने देखा था कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन्होंने क्या क्या मेजर्स लेके रखे हैं. एंड दोज मेजर्स वर क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज टॉकिंग ऑफ हैदर अली, उसके रिलेशन फ्रेंच से काफ़ी अच्छे थे. इट वॉज हैदर अली जिन्होंने इनिशियल लेवल पे फ्रेंच को कांटेक्ट करके वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी मैसूर में इम्प्लीमेंट करने का काम किया था. हमने देखा भी था कि रिसाला सिस्टम ऑफ हैदर अली एंड नेवल डेवलपमेंट ऑफ दी हैदर अली. एंड देयर आफ्टर टीपू सुल्तान आए थे. टीपू सुल्तान ने भी यही फ्रेंच लोगों की मदद से वेस्टर्न टेक्निक्स जो है वो मैसूर में इम्प्लीमेंट करनी चालू कर दी थी, जिसमें हमने देखा भी था कि सर्टन लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आफ्टर आर्मी रिफॉर्म हो सकते हैं, नेवल रिफॉर्म हो सकते हैं, एंड इवन इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स, मैसूर वॉज ऑलवेज पेन इन देयर नेक. मैसूर का फ्रेंच के साथ तो रिलेशन था ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैसूर के थ्रू इंडिया में वेस्टर्नाइजेशन जो है उसके भी अर्लीस्ट एलिमेंट हम लोग को दिखाई दिए हैं, विच ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड इंडिया टू पजेस और इंडिया टू हैव. एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ 1760s ऑनवर्ड मैसूर के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया था. इसके पहले हम लोगों ने बंगाल वाला चीज़ देख लिया था. बंगाल में ब्रिटिशर्स का जो एंटेंगलमेंट है, दैट एंटेंगलमेंट वॉज रैदर सर्कमस्टेंशियल, नेवर इंटेंशनल. हमने देखा था कि एडमिरल वैटसन एंड रॉबर्ट क्लाई ये बंगाल में क्यों गए थे, एंड वहाँ पे जाने के बाद वाया ख्वाजा पेट्रियस एक डील मीर जाफ़र के थ्रू उनको कैसे मिला था. एंड इट वाज आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स रियलाइज इमेंस पोटेंशियल ऑफ द बंगाल और उनका फोकस वहाँ पे चला गया. बट बंगाल के रिसोर्सेज आपके हाथ में जब है, देन ऑब्वियसली आप इंडिया को अपने अंडर ही रखना चाहोगे, एंड धीरे धीरे करके जो भी थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना भी चालू करोगे. एंड द बिगेस्ट थ्रेट वाज मैसूर बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, इकोनॉमिकल रिफॉर्म दैट वर अंडरटेकन अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. एंड दैट्स हमको बिगिनिंग इटसेल्फ 1750s ऑनवर्ड मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशन ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली टोटल 4 वॉर्स वेर फॉट. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आज कवर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कल कवर अप करवा लेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ये एग्जैक्टली हुए क्यों थे, एंड इसके पीछे की जो रीजंस है एंड रैशनैलिटी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. नाउ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स के रिलेशन थोड़े ज़्यादा ही बिगड़ते हुए हम लोग को दिखाई दिए हैं. एंड फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अगर देखें, देन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये अगेन कोई इंटेंशनल वॉरफेयर नहीं है. इट वाज रादर अ सर्कमस्टेंशियल वॉरफेयर. सर्कमस्टेंशियल वॉरफेयर मतलब क्या है कि कोई भी साइड का इंटेंशन दिखाई नहीं दे रहा है वॉरफेयर करने में, बट फिर भी हर एक साइड इनवेरिएबली वॉरफेयर में उतर के आ ही गई. एंड दैट्स से हम लोगों को साउथ इंडिया की पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1761 थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी. तो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ. जस्ट गिव मी अ मिनट, I forgot to open up the note. Okay. So as far as South India की position is concerned, then this was the South India का rough map during that particular period of time. Now एक एक करके हम लोगों को इनकी पोजीशन समझनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोगों को ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉरफेयर इलेबोरेटली समझ भी आएगा. तो सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे हम लोगों को मैसूर तो दिखाई देगा ही. ऑब्वियसली एंग्लो मैसूर वॉरफेयर है, देन मैसूर का एक प्रेजेंस हम लोगों को ये वाले एरिया में दिखाई देगा. एंड मैसूर हम लोग पहले ही देख चुके थे कि सबसे पहले 1761 में हैदर अली ने मैसूर को कैप्चर करके रखा था. एंड सिंस हैदर अली हैड कैप्चर्ड मैसूर, हैदर अली के रिलेशन विद द फ्रांस हमेशा से क्या रहे हैं, अच्छे रहे हैं. एंड फ्रांस के अंदर कौन सी टेरिटरी थी, देन ऑब्वियसली फ्रांस के अंदर पौंडीचेरी वाली टेरिटरी थी. बट ये पौंडीचेरी एज यू नो एज अ यूनियन टेरिटरी, इसमें माहे, आनम एंड कराईकाल ऐसी 3 एक्स्ट्रा टेरिटरीज जो वो भी आती है. एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर माहे वाज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. ये माहे में भी हम लोगों को फ्रेंच सेटलमेंट दिखाई देते हैं. एंड ये फ्रेंच सेटलमेंट जो मैसूर के टेरिटरी के इंटीरियर में आता था, मैसूर के अंडर आता था, दैट्स व्हाई फ्रेंच माहे से लेके मैसूर के रिलेशन काफ़ी अच्छे हमेशा से हमको दिखाई देते हैं. एंड इन दिस एस्पेक्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट एंटिटी जो यहाँ पे बैठी हुई थी, दैट पर्टिकुलर एंटिटी वॉज ब्रिटिशर्स. ना ब्रिटिशर्स के लिए भी ये वाला एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज 1760 में बैटल ऑफ वैंडीवॉश हो चुका था. एंड वाया बैटल ऑफ वैंडीवॉश ब्रिटिशर्स ने साउथ में अपना होल्ड काफ़ी क्या किया था, मजबूत करके रखा था. वी हैड ऑलरेडी सीन कि ये कार्नेटिक वाली टेरिटरी थी,
एंड ये कार्नाटिक के साथ साथ ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाली टेरिटरी, ये दोनों टेरिटरीज क्या हुई थी, ब्रिटिशर्स के अंडर बाय एंड लार्ज आ चुकी थी। यहाँ के जो रूलर है वो बाय एंड लार्ज पपेट हो चुके थे। एंड सिंस दिस टू पर्टिकुलर टेरिटरीज हैड वर्चुअली रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ द पपेट, अब इनके भी नवाब को वही प्रॉब्लम हुआ जो एक ज़माने में मीर जाफ़र एंड मीर कासिम को होना चालू हो गया था। तो हम लोग को यहाँ पे लोकल लेवल पे हैदराबाद के साथ कार्नाटिक एंड ब्रिटिशर्स में एक टसल भी दिखाई दी है। एंड ब्रिटिशर्स को यही एस्पेक्ट हमेशा से ही सता रहा था कि अगर गलती से निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर अगर एक साथ आ गए देन गड़बड़ होगी। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने हमेशा से मैसूर के ऊपर फोकस करना ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम चालू रखा था। बट तीसरा सबसे सिग्निफिकेंट एंटिटी जो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रहेगा देन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी वॉज मराठास। नाउ टॉकिंग ऑफ मराठास ऑब्वियसली इसी के नॉर्थन साइड में इस टाइम पे प्रेजेंट है। एंड मराठास अल्टीमेटली अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन रेडर स्टेट लेके बैठे हुए थे, मतलब अपने से बाजू वाले टेरिटरी में जाके क्या करेंगे, रेड करेंगे। एंड रेड करने के बाद वहाँ से बूटी ऑब्टेन करेंगे। एंड मराठास ने ये वाली चीज़ अब बहुत ज़्यादा लेवल पे करके रखी थी। बट मराठास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एंड यही जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें मराठास वेर डिफीटेड एंड हेंस मराठास वेर कैश ट्रैप्ड। तो मराठास को भी पैसे चाहिए थे, तो मराठास को पैसे आएंगे कहाँ से, सिंस मराठास वेर ऑलवेज अ रीडर स्टेट। हमने ये मीडियल इंडिया में भी देखा था, चौथ एंड सरदेशमुखी वाले कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बट लेटर ऑन हम लोगों को मराठास में जाना तो इसको इन डिटेल समझेंगे भी। तो मराठास के लिए सिग्निफिकेंट था कि यहाँ से निज़ाम पे रेड मारेंगे, यहाँ से मैसूर पे रेड मारेंगे, फिर ऊपर राजपूताना लैंड है, मालवा है, बुंदेलखंड है एंड इवन कैलकाटा है। तो सब जगह पे मराठास जो है तो रेड मार ही रहे थे। एंड दैट्स व्हाई मराठास वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द निज़ाम वाला टेरिटरी। जहाँ पे पैसा मिलेगा वहाँ पे मराठास रेड मारते ही मारते थे। The sort of the precarious position had developed whereby none of the South Indian entity had trusted each other. And ये situation धीरे धीरे हाथ के बाहर जाना चालू हुई आफ्टर 1765। What happened in 1765? तो हमने देखा था कि 1765 में बैटल ऑफ बक्सार हो चुका था। एंड बैटल ऑफ बक्सार के बाद दो ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। अब ऑब्वियसली पूछोगे सर ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का और मैसूर का क्या रिलेशन है भाई। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन हुई थी तो वाया दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुगल एम्पायर पे प्रेशर डाल के रॉबर्ट क्लाइव ने साउथ इंडिया की भी एक टेरिटरी अपने पास ले ली थी। दैट टेरिटरी वाज नॉर्थन सरकार। ये नॉर्थन सरकार वाली टेरिटरी है सिग्निफिकेंट इसीलिए बिकॉज इसी में मसूलीपट्टनम नाम का पोर्ट आता है। एंड मसूलीपट्टनम हैज ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्ट फॉर द फॉरेन कंपनीज। हमने ये पहले वाले लेक्चर में ही कवर किया था कि सूरत एंड मसूलीपट्टनम की पोजीशन फॉरेनर्स के लिए हमेशा से सिग्निफिकेंट क्यों रहती है। And that's why Britishers were interested in this northern सरकार। In fact Britishers 1751 में जैसे ही उन्होंने हैदराबाद को अपने अंडर लाया था, 1754 में ड्यूप्लिक्स वापस चला गया था, तभी से हैदराबाद के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि दे शॉल सेल ऑफ द नॉर्थन सरकार वाला टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स। बट अल्टीमेटली हैदराबाद का निज़ाम वॉज नॉट रेडी फॉर दिस एस्पेक्ट। बट हमने ये भी देखा था कि हैदराबाद के निज़ाम ने हमेशा से मुगल सुज़राइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी। एंड दैट्स व्हाई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू एम्परर शाह आलम ने नॉर्थन सरकार वाली टेरिटरी भी क्लाइव एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। एंड ये देने के बाद निज़ाम एंड ब्रिटिशर्स का जो टसल है वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पे बढ़ना चालू हो चुका था। एंड इन दिस प्रिकेरियस सिचुएशन हम लोग को दिखाई देता है कि एक एक करके साउथ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ हो गई। ऑन वन हैंड मैसूर हैदर अली इसी पीरियड में 1761-1765 के अराउंड अपनी पोजीशन कोर्ट में कंसोलिडेट कर चुका था, अपना रिसाला सिस्टम लगा चुका था, तो उसको एक्सपेंशन करना था। ब्रिटिशर्स वेर अपसेट कि हैदर अली एंड फ्रांस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। फ्रांस ने प्रॉमिस तो किया था 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस में कि भाई हम लोग इंडिया में कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं रखेंगे। बट स्टिल फ्रांस जो है इट वॉज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ मैसूर एंड मैसूर के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर असर कर ही रहा था। तो ब्रिटिशर्स के लिए वो प्रॉब्लम था। ब्रिटिश के लिए सेकेंड प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट वॉज नॉर्थन सरकार एंड जो हैदर अली निज़ाम ऑफ हैदराबाद है जो उनकी बात नहीं सुन रहा था, वो भी एस्पेक्ट रहा है। अल्टीमेटली ये सागा भी अभी हमने देखा कि 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड नॉर्थन सरकार ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर जैसे ही ले लिया तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है उसको प्रॉब्लम हुआ ही हुआ। एंड इन दैट कैपेसिटी अ ब्रीफ अलायंस बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर बनती हमको दिखाई दी है। एंड फाइनली मराठास जो इस एरिया में बैठे हुए थे दे वर सिथिंग विथ एंगर बिकॉज ऑफ देयर डिफीटेड बैटल ऑफ पानीपत, और उनको चाहिए था पैसा। एंड मराठा इज़ अ रेडर स्टेट, तो मतलब रेड मार के क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे, तो हैदर के ऊपर रेड मारनी थी। एंड यही सिचुएशन हम लोग को दिखाई देता है फाइनली
आउटबर्स्ट हो गई समवेयर अराउंड जनवरी 1767। जनवरी 1767 में द आउटबर्स्ट जो है वो सबसे पहले हुआ मराठास के वजह से। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉरफेयर के एक्चुअल रीजन वाज ऑलवेज मराठास, एंड मराठास ने जनवरी 1767 ऑनवर्ड हैदराबाद की टेरिटरी में, मैसूर की टेरिटरी में इंकर्जन चालू किया, एंड मैसूर की टेरिटरी में अल्टीमेटली ये अप टू बैंगलोर तक, मतलब कृष्ण तुंगभद्रा का जो डोब है वहाँ तक अल्टीमेटली रीच आउट हो चुके थे। सॉरी, नॉट बैंगलोर, इट इज़ हम्पी तक, मतलब कृष्णा तुंगभद्रा वाला जो डोब है दैट इज़ नॉर्थन एरिया जो है वहाँ तक आ चुके थे। बट जैसे ही मराठास का इंकर्जन हुआ, हैदर अली रियलाइज that there might be potential combination in between Marathas, Nizam and Britisher. निज़ाम एंड ब्रिटिशर्स तो ऑलवेज क्लोज ही थे, बस इनके इंटरनल झगड़े चल रहे थे, बट ऑब्वियसली दे वर टुगेदर। निज़ाम ऑफ हैदराबाद की पोजीशन ब्रिटिशर्स की वजह से ही थी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई हैदर अली ने रादर देन गोइंग टू फाइटिंग, हैदर अली ने यही डिसाइड किया कि मराठास को जो पैसे चाहिए वो दे दे। एंड अल्टीमेटली 1767 में ही हम लोग को सबसे पहले दिखाई देता है कि मराठास वेर ब्राइब्ड। मराठास जो उनको कितने की ब्राइब मिली, तो 30 लाख रुपए की ब्राइब जो है वो हैदर अली ने मराठास को प्रोवाइड की। एंड मराठास को जैसे ही अपने 30 लाख रुपए मिले, मराठास अपने टेरिटरी में, पेशवाज अपने टेरिटरी में वापस चले गए। बट इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स, इन दोनों ने अलायंस बन के मैसूर के ऊपर अटैक करना चालू किया, बाय थिंकिंग कि अगर मैसूर अपने अंदर आ जाता है तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को वही चाहिए था कि मैसूर की टेरिटरी अगर उसके पास आ जाती है तो जो टेरिटरी उसने ब्रिटिशर्स को दी है उससे उसका जो लॉस हुआ है वो भर के आ जाएगा। एंड ब्रिटिशर्स ने यही सोचा था कि भाई अटैक कर लेते हैं, एंड फिर अटैक सक्सेसफुल हुआ तो ये फ्रेंच का मीनास वंस एंड फॉर डिफीट हो जाएगा। बट अगेन हमको यही दिखाई देता है कि बाय जून 1767 अल्टीमेटली 18 लाख रुपीज़ का ब्राइब जो है ये इवन हैदराबाद को दिया। किसने? तो मैसूर ने, टीपू सुल्तान, हैदर अली ने। हैदर अली ने जैसे ही 18 लाख का ब्राइब निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया तो अल्टीमेटली निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो डिसाइडेड टू बी न्यूट्रल कि हम लोग ये मैसूर के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली बाय द मिडल ऑफ 1767 हमको दिखाई देता है कि ये पूरा बैटल फील्ड अल्टीमेटली ब्रिटिश एंड फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ द मैसूर, इन्हीं के बीच में अल्टीमेटली क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। मतलब अल्टीमेटली यही दो एंटिटीज जो है वॉरफेयर में बची। फाइनली इस वॉरफेयर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 1767 के बाद ये वॉरफेयर ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए चला, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1769 हैदर अली डिसाइडेड कि नाउ इनफ इज़ इनफ, एंड ही डायरेक्टली गिव अ डैश टू मद्रास। मतलब डायरेक्टली मद्रास के ऊपर ही अटैक जो है हैदर अली ने कर दिया। एंड व्हेन हैदर अली अटैक डायरेक्टली मद्रास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली डिसाइडेड कि बैक ट्रैक करेंगे, थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, एंड वाया दिस ट्रीटी ऑफ मद्रास ये जो फर्स्ट वॉर है ये एंड हुआ। बट ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज रादर अ डिफेंसिव ट्रीटी। डिफेंसिव ट्रीटी मतलब इसके दो ही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्टेटस को मेंटेन होगा, मतलब 1767 के पहले वाली जो सिचुएशन है वो मेंटेन होगी, एंड दूसरा जो है ब्रिटिश एंड मैसूर इन दोनों में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई। बोथ पार्टीज विल नॉट अटैक ईच अदर, एंड अगर कोई तीसरा पार्टी इन दोनों के ऊपर अटैक करता है तो बोथ पार्टीज विल फॉर्म एन अलायंस। ये दो टर्म्स के ऊपर साइन हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हैदर अली ने डिफेंसिव ट्रीटी डिस्पाइट डिफीटिंग मद्रास साइन क्यों की? बिकॉज हैदर अली ने ये बेसिकली डैश दिया था मद्रास पे। जैसे ही मद्रास पे डैश दिया देन ऑब्वियसली इट वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कार्नाटिक, एंड कार्नाटिक उस ज़माने में हैदराबाद के अंडर ही बांडलाज हमेशा से ही रहा है। तो मैसूर के लिए, हैदर अली के लिए दैट सिचुएशन वाज देयर कि अगर डिफेंसिव ट्रीटी साइन नहीं करते, पीसफुल ट्रीटी साइन नहीं करते हैं, तो देयर माइट बी एन अलायंस इन बिटवीन कार्नाटिक, हैदराबाद एंड ब्रिटिशर्स। तो ये हैदराबाद, कार्नाटिक एंड ब्रिटिशर्स के बीच का अगर अलायंस हो गया तो दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफीट बाय हैदर अली, एंड दैट्स व्हाई फिर हैदर अली ने डिफेंसिव ट्रीटी के ऊपर फोकस किया, एंड डिफेंसिव ट्रीटी वाज साइन, देयरबाय व्हिच दिस एंटायर वॉरफेयर गॉट एंडेड। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स था साउथ इंडिया का ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके वजह से ये सारी पार्टीज एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई, एंड सारी पार्टीज जब एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई देन ऑब्वियसली गड़बड़ तो होनी ही थी, एंड हुआ भी वही। तो यही सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली आई हैव बेसिकली गिवन यू ओवर हियर इन अ रिटन फॉर्मेट। मेरा काम था समझाना, मैप के ऊपर थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, चेंजिंग अलायंस से लेके फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास तक। हाउएवर 1770 के अराउंड, 69-70 के अराउंड जैसे ही ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई तो उसके बाद में अब हम लोगों को रिलेशन इन बिटवीन मैसूर एंड
ब्रिटिशर्स कोई अच्छे दिखाई नहीं दिए हैं। एंड फिर इसी एंगल में हम लोगों को ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी देखना पड़ेगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर अल्टीमेटली चालू हुआ 1780 में। एंड 1780 की पोजीशन जो है ये अगेन आपको समझनी पड़ेगी। व्हाट हैड हैपन बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1780। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है इज रिलेटेड टू मराठाज अगेन। मराठाज वेर ऑलवेज पावरफुल एंटिटी एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम हमको दिखाई देता है 1775 से लेके 1782 के बीच में देयर वॉज एंग्लो मराठा वॉरफेयर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर जो है ये चालू हो चुका था। तो मतलब 1780 में ये वाला वॉरफेयर जो चल रहा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर्स के अंडर अमेरिका थी एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स के अंडर जो अमेरिका थी उसके खिलाफ फ्रांस जो खड़ा था उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका को फोकस या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका को क्या करके रखा था? पैट्रोनाइजेशन या फिर सपोर्ट दे के रखा था। इसके वजह से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यूरोप में वापस से क्या हुई? चालू हो गई। एंड जैसे ही फिर ये राइवलरी यूरोप में चालू हुई देन उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने ही वाला था, दैट इज़ माहे के ऊपर पड़ने ही वाला था। एंड हुआ भी वही कि 1780 में हमको दिखाई देता है कि देयर वॉज माइनर अटैक ऑन माहे विच वॉज फ्रेंच सेटलमेंट अंडर टीपू सुल्तान एंड अंडर हैदर अली। हैदर अली को यही प्रॉब्लम था कि माहे का सेटलमेंट जो है वो जैसे ही अपने अंडर था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अटैक किया। हैदर अली वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट रीज़न कि ब्रिटिशर्स के साथ वॉरफेयर वापस से चालू करे। एंड फिर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड ये अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट भी थी। ये अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट क्यों थी? बिकॉज सबसे पहले मराठास जो है दे वेर अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फ्रांस का भी सपोर्ट अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड हैदराबाद एंड कार्नाटिक ये दोनों वीकर स्टेट हो चुके थे बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1780, तो उन दोनों का इतना ज़्यादा हैसियत जो है नहीं बचा था। एंड दैट इज़ हाउ हैदर अली अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। एंड 1780 का वॉरफेयर हैदर अली ने खुद चालू किया था। एंड ये हैदर अली ने क्यों चालू किया था? उसी के ये रीज़न है। जैसे ही माही के ऊपर अटैक हुआ हैदर अली ने एक खत दैट इज़ बेसिकली एक डिस्पैच जो है ब्रिटिशर्स के पास भेजा कि सबसे पहले आप ट्रीटी ऑफ मद्रास को 1770 ऑनवर्ड ही फॉलो नहीं कर रहे हो। 1771 में मराठास ने मेरे के ऊपर अटैक किया था एंड जब मराठास ने मेरे ऊपर अटैक किया था आप मेरे हेल्प के लिए नहीं आए, जबकि हमने ट्रीटी ऑफ मद्रास में डिसाइड करके रखा था कि अटैक ऑन एनी ऑफ द एंटिटी विल बी डिसाइडेड और विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ एंड ईदर पार्टी हैज़ टू कम टू हेल्प। बट 1781 पे जब मेरे पर अटैक हुआ मराठास का, आप मेरे हेल्प में नहीं आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माहे सेटलमेंट जो है यू एंड फ्रेंच दैट इज़ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ऑलरेडी हैड एन एग्रीमेंट कि कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों एक दूसरे में नहीं करोगे, बट स्टिल माहे को मैंने प्रोटेक्शन देके रखा और आपने फ्रेंच के ऊपर अटैक किया एंड वी हैव एग्रीमेंट विद द फ्रेंच कि अटैक ऑन फ्रेंच विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन अस। एंड इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली टीपू सुल्तान हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉरफेयर जो है खोल दिया। एंड फिर जैसे ही वॉरफेयर खोल दिया तो दैट एंस्यूड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर। बट ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर अगेन स्ट्रेटेजिक था। एज आई हैव टोल्ड यू न्यूमरस टाइम बिफोर ऑल्सो कि कोई भी वॉरफेयर चालू होता है तो ये वॉरफेयर चालू होने के पीछे कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं। जो बंदा वॉरफेयर चालू करेगा वो कुछ ना कुछ तो चीज़ें सोच के ही वॉरफेयर चालू करता है। मतलब एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि उसको वॉरफेयर करना पड़ता है एंड वो सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करके अपना बेनिफिट देखा भी जाता है। हैदर अली के लिए सर्कमस्टेंसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज मराठास उसके साइड में आ सकते थे। ये पोटेंशियल था बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देख सकते हैं कि हैदर अली के लिए इवन फ्रांस वेर रेडी टू सपोर्ट। फ्रांस अभी तक शांत बैठे हुए थे बिकॉज दे हैड ट्रीटी ऑफ पेरिस, बट दैट ट्रीटी ऑफ पेरिस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे ही चालू हुआ दैट ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बची थी, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता था एंड वही फ्रेंच ने करना चालू किया। एंड ये सर्कमस्टेंसेस को देख के ही अल्टीमेटली हैदर अली ने डिसाइड किया था दैट ही विल अटैक ब्रिटिशर्स। एंड हैदर अली ने अल्टीमेटली क्या किया देन ऑब्वियसली फिर एंटी ब्रिटिश अलायंस बना के दैट इज़ फ्रांस एंड मराठास को अपने साथ में लेके अल्टीमेटली वॉरफेयर जो है वो चालू किया। एंड ये वॉरफेयर चला भी। नाउ अगेन साउथ इंडिया की पोजीशन देखोगे देन अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक कैसी थी? सबसे पहले फ्रांस का ओपन सपोर्ट अब हैदर अली को मिल चुका था। मराठास जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम, उनके खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली वॉरफेयर पे बैठी हुई थी। तो इवन मराठास
वेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठाज मैसूर की अलायंस हम लोगों को फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम डेवलप्ड होती हुई दिखाई दी है। एंड जब ये दो सिग्निफिकेंट एंटिटीज साथ में हो जाए देन ऑब्वियसली फिर निज़ाम जो है दैट इज़ निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो तो काफ़ी माइनर एंटिटी बन चुका था बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम। तो इवन निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिसाइडेड टू जॉइन दिस पर्टिकुलर अलायंस एंड दैट इज़ हाउ 1780 से लेके 1782 के बीच में हम लोगों को माइनर स्कर्मिशेस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मैसूर दिखाई दी है। एंड फिर ये स्कर्मिशेस में एक बार मैसूर जीता है, एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीती है। तो ये दोनों के बस इंस्टेंस आपको जो है थोड़े बहुत याद रखने हैं कि हैदर अली ने एक ज़माने में कर्नल बेली को हरा के रखा था, बट लेटर ऑन हेक्टर मुनरो के हाथ में पोर्टो नोवो में वो हार गया था। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1782 अगेन यूरोपियन सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही थी एंड इंडिया की सिचुएशन जो है वो भी काफ़ी चेंज हो चुकी थी। सबसे पहले इट वाज नाउ क्वाइट क्लियर कि अमेरिका ब्रिटिशर्स के हाथ से जा चुका था। 1781 में देयर वाज बैटल ऑफ यॉर्कटाउन एंड ये बैटल ऑफ यॉर्कटाउन से इट वाज डिसाइडेड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब अमेरिका में हार चुका है। जॉर्ज वॉशिंगटन की फोर्सेस ने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया था एंड अमेरिका अब इंडिपेंडेंट बनेगा, इट वाज क्वाइट क्लियर। इसी को फुलफिल करने के लिए 1782 1783 में पीस निगोशिएशन ओपन अप किए गए एंड एक ट्रीटी ऑफ पेरिस अल्टीमेटली साइन हुई। अनदर सेपरेट ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, 1763 वाली अलग, 1783 वाली अलग। सिंस बोथ द ट्रीटीज वर साइंड एट द पेरिस, इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस ही बोला जाता है। एंड फिर ये ट्रीटी ऑफ पेरिस में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी। कौन सी चीज़ें डिसाइड हुई थी कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस जो है वो दिया जाएगा। बट जैसे ही अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा ये क्लियर आउट हो गया था, तो उसके बाद में हम लोगों को यूरोप में काफ़ी चर्निंग दिखी है, स्पेसिफिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट में काफ़ी चर्निंग दिखी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड रियलाइज कि अगर हम लोग इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरीज में अगर एंटेंगल होते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरीज में साइड चूज करना चाहते हैं, देन इसका हम लोग को लॉस ही ज़्यादा हो रहा है। एंटायर अमेरिका वेंट इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट ओनली कि धीरे धीरे करके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका में बढ़ाए, अल्टीमेटली फिर रिवॉल्ट ही हो गया एंड रिवॉल्ट के बाद पूरा अमेरिका से हाथ खोना इनको पड़ा। इसके साथ साथ फ्रेंच जो है दे बिकम विक्टोरियस बिकॉज फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट करके रखा था। तो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को दिखाई देता है कि इंडिया जहाँ पे एंटेंगल्ड है, इन्वॉल्व है, वहाँ पे फ्रांस जीता है एंड फ्रांस जीतने की वजह से मैसूर की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है एट द इंटरनेशनल लेवल। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें हम लोग को ये भी दिखाई देता है कि अगर हम लोग देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसी पीरियड में साइन हुआ है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट अगर आपको याद रहेगा या फिर आपने पॉलिटी पढ़ा, इसमें एक प्रोविजन था कि नो वॉरफेयर वाला पॉलिसी इन इंडिया। ये एक प्रोविजन इन्होंने स्पेसिफिकली डाल के रखा था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लंदन में बैठा था उसके लिए सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि अब अमेरिका हाथ से जा चुका है एंड अमेरिका हाथ से जा चुका है तो इन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी इज इंडिया। तो इंडिया को हाथ से नहीं जाने देना है एंड अगर आपको इंडिया को हाथ से नहीं जाने देना है तो कंपनी को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमको बताने पड़ेंगे कि भाई वॉरफेयर जो है इंडिया में वो स्टॉप करो अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट स्टेप इज टेकन केयर ऑफ। तो ऑब्वियसली 1782 से लेके 84 के बीच में ब्रिटिशर्स में एक चर्निंग थी, एक पॉलिटिकल डिबेट थी, व्हाट शैल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड इन दैट रिगार्ड नो वॉरफेयर वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने ओपनली प्रोक्लेम करके रखी हुई थी। ऑब्वियसली ये नो वॉरफेयर पॉलिसी को कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ली इन्होंने काफ़ी हद तक तोड़ा था। वो क्यों तोड़ा था लेटर ऑन हम लोग देखेंगे भी, बट ये वाला भी एक एस्पेक्ट हम लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 1782 की ही अगर हम लोग बात करें देन पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई थी एंड ये ट्रीटी ऑफ सालाबाई से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठाज ने 20 ईयर्स का पीस साइन कर लिया था दैट बोथ द पार्टीज मराठाज एंड ब्रिटिशर्स विल नॉट गो अगेंस्ट ईच अदर एंड बोथ द पार्टीज जो है उनके बीच में पीस जो है वो मेंटेन रहेगा। एंड वाया दिस पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो पीस साइन हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, यही पर्टिकुलर पीस वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मराठा विड्रॉइंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैसूर। तो अगर 1782 की बात करें तो ये तीन चीज़ें तो थी ही एंड इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इट वाज 1782 ओनली जब हैदर अली हिमसेल्फ डाइड। एंड फिर अगर ये चार सिचुएशन अगर हम लोग देख ले कि ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, तो दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली का सक्सेसर सन एंड सक्सेसर टीपू सुल्तान, दोनों के लिए अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर वाज डूम्ड। ये दोनों एंटिटीज़ को रियलाइज़ हो चुका था कि वॉरफेयर कंटिन्यू रखने में कोई फ़ायदा नहीं है,
हैदर अली मर चुका था, टीपू सुल्तान आ चुका था, उसको उसकी पोजीशन कंसोलिडेट करनी थी एंड मराठास वॉरफेयर से विड्रू कर चुके थे। इन दैट कैपेसिटी निज़ाम भी अब बाय एंड लार्ज न्यूट्रल हो चुका था। फ्रांस यूरोप में जीत चुका था, तो फ्रांस से जो हेल्प आ रही थी मैसूर का, वो भी बाय एंड लार्ज स्टॉप हो चुकी थी, बिकॉज वहाँ पे अनदर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसके वजह से ब्रिटेन एंड फ्रांस इन्होंने फिर वॉरफेयर जो अपने आप के बीच वाले बंद करके रखे थे। अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे तो उनके लिए तो मोरल लॉस्ट आउट हो चुका था, बिकॉज उनकी कंट्री के लिए सबसे सिग्निफिकेंट कॉलोनी उनके हाथ से जा चुकी थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही डायरेक्ट ऑर्डर था कि नो पॉलिसी ऑफ द वॉरफेयर। तो इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली दोनों पार्टीज डिसाइडेड टू कंसाइल एंड फाइनली 1784 में हम लोगों को एक पीस ट्रीटी दिखाई देती है, दैट इज पीस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। एंड ये पीस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में अल्टीमेटली हमको वही दिखाई देता है कि वॉर वॉज इनकन्क्लूसिव एंड सर्कमस्टेंसेस की वजह से दोनों पार्टीज, दैट इज टीपू सुल्तान आ चुका था, हैदर अली मर चुका था, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों जो है दे केम ऑन द निगोशिएटिंग ग्राउंड, पीस ट्रीटी साइन हुई। और इसके भी टर्म बाय एंड लार्ज सेम वैसे ही थे जैसे मद्रास के थे, कि सबसे पहले जो है 1780 के अराउंड वाला जो का सीक्वेंस है, या फिर 1780 के अराउंड वाला जो टेरिटरी था उसके ऊपर रिस्टोर करेंगे, मतलब स्टेटस को मेंटेन करेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है म्यूचुअल फ्रेंडशिप, कि एक दूसरे के खिलाफ वॉरफेयर भी नहीं होगा, एंड वॉरफेयर जब नहीं होगा तब जाके फिर एक दूसरे को हेल्प भी होगी। एंड इसके कंसिक्वेंसेस फिर अल्टीमेटली वही थे कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर जो है ये भी क्या था, देन ऑब्वियसली इनकन्क्लूसिव ही था, बट इनकन्क्लूसिव के साथ साथ ब्रिटिशर्स की पोजीशन साउथ इंडिया में अभी भी मेंटेन थी। बाय एंड लार्ज ये दैट इज़ हैदराबाद एंड कार्नाटिक दोनों एरिया इन्हीं के अंडर अभी तक आ चुके थे, इन्हीं के अंडर बाय एंड लार्ज रह चुके थे। वैसे ही फिर ट्रीटी ऑफ मैसूर के बाद में अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई देता है कि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट जो है अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिसके हम लोग बात भी करेंगे। एंड आफ्टर पिट्स इंडिया के वाला एस्पेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो दो वॉरफेयर हुए थे, दैट इज़ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में, इसको आपको बस ये स्टोरी के थ्रू इतना ही याद रखना है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर। रीज़न हमेशा पॉलिटिक्स में ही होते हैं, लोकल लेवल का एक गंदा पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स के बिना वॉरफेयर होते ही नहीं है। एंड वॉरफेयर ख़त्म होते हैं विद अ ब्लड शेड, या फिर विद द यू कैन क्लियरली से हेल्पलेसनेस। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान दोनों हेल्पलेसनेस पोजीशन में पहुंच चुके थे। ये वॉर कंटिन्यू रख के सिर्फ ब्लड शेड होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, तो लेट्स कम ऑन अ निगोशिएटिंग ग्राउंड एंड फिर एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन